इमेजिन एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है। जमीन पत्थर जैसी सख्त है और धूप इतनी तेज कि इंसान 10 मिनट भी बिना कवर के टिक ना सके। अब कोई अगर उस जगह पे एक एक टन वाले हर्बीवोरस जानवरों को रहने के लिए छोड़ आए तो उन जानवरों की सर्वाइवल रेट क्या होगी? शायद बहुत कम, राइट? लेकिन साल 2010 में एग्जैक्टली यही एक्सपेरिमेंट किया गया था। 23 बाइसन्स ट्रक से उतारे गए और उन्हें मेक्सिको के चिवावा डेजर्ट के बीचों बीच छोड़ दिया गया। कोई एक्स्ट्रा खाना नहीं, ना ही इरिगेशन, ना ही कोई बैकअप। ज्यादातर रिसर्चर्स को लग रहा था कि शायद ये प्रोजेक्ट 6 महीने में ही फेल हो जाएगा। लेकिन कुछ साल बाद जब साइंटिस्ट ने उसी एरिया का सैटेलाइट डेटा चेक किया तो जो उन्होंने देखा उसने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स को शॉक कर दिया था। वहाँ अब एक लश ग्रीन स्ट्रिप मौजूद थी, हरे भरे जंगल, पानी, एक पूरा का पूरा लश ग्रीन इकोसिस्टम डेजर्ट के बीचों बीच, बिना $बिलियन खर्चा किए। और यहाँ से ये स्टोरी और ज्यादा अनबिलीवेबल हो जाती है। अगले कुछ मिनट्स में हम देखेंगे कि कैसे एक घास खाने वाला जानवर एक पूरे कॉन्टिनेंट के क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा सोल्यूशन बन के सामने आया। इसे समझने के लिए हमें पहले हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना होगा। कभी एक वक्त था जब करोड़ों की तादाद में बाइसन्स कनाडा से लेकर मेक्सिको तक आजाद घूमते थे। मिलियंस ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ ये पूरा एरिया उनका घर हुआ करता था। फिर आए ब्रिटिश ट्रेडर्स, साथ में लाए बार्ब्ड वायर्स, गन्स और अंधाधुंध शिकार। बाइसन्स का इतनी बेरहमी से सफाया किया गया कि 19th सेंचुरी के एंड तक मेक्सिको में एक भी बाइसन जिंदा नहीं बचा। और जब बाइसन गायब हुए तो धीरे धीरे यहाँ का पूरा इकोसिस्टम भी टूटने लगा। जहाँ पहले नेटिव ग्रासेस हुआ करती थी वहाँ अब सिर्फ कांटों वाली झाड़ियाँ बच गई थी। और बचे कुछ जानवर जैसे कैटल्स ने जमीन को इतना ज्यादा रौंदा कि मिट्टी धीरे धीरे सीमेंट जैसी सख्त हो गई। बारिश होती भी थी तो पानी जमीन के अंदर सोख होने के बजाय सीधा फ्लड बनकर बह जाता था और कई सालों तक लगातार ऊपर की फर्टाइल टॉप सॉइल हवा के साथ उड़ती रही और हर साल डेजर्ट और भी ज्यादा बेजान होता गया। लगभग 100 सालों तक चिवावा डेजर्ट बस फैलता ही रहा और उसे रोकने का कोई तरीका किसी के भी पास नहीं बचा। फिर साल 2010 में कुछ कंजर्वेशनिस्ट ने सोचा क्या होगा अगर हम बाइसन्स को फिर से इस इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस करें। और फिर शुरू हुआ मिशन द ग्रेट गैम्बल, एक वॉर जहां एक साइड पे 23 बाइसन्स थे और दूसरी साइड पे था द डेजर्ट। 23 बाइसन्स को सिलेक्ट किया गया जेनेटिकली हेल्दी नॉर्थ अमेरिका के बेस्ट हर्ड से और उन्हें चिवावा के बीचों बीच जलती हुई रेगिस्तान में छोड़ दिया गया। रात होते ही यहाँ टेम्परेचर अचानक कई डिग्रीज नीचे गिर जाता था और दिन में 45 डिग्री की सीधी जलती हुई गर्मी। पानी के नाम पर बस कुछ सीजनल पडल्स थे, इसलिए ज्यादातर बायोलॉजिस्ट को लग रहा था कि ये एक्सपेरिमेंट ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। उनके हिसाब से कुछ ही महीनों में सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्हें बाइसन का असली सीक्रेट पता ही नहीं था जो एवोल्यूशन में 3 लाख सालों में डेवलप हुई थी। बाइसन और नॉर्मल कैटल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। काउस और बाकी कैटल्स यूजुअली एक ही जगह पर टिक जाते हैं, वही चरते रहते हैं, घास को रूट्स तक खा जाते हैं। लेकिन बाइसन इनसे बिल्कुल अलग होते हैं। वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, वो हर्ड में रहते हैं और एक जगह रुकते नहीं है। और यही उनकी असली सुपर पावर थी। हजारों सालों तक नॉर्थ अमेरिका के प्लेन्स में घूमते घूमते बाइसन अननोइंगली एक ऐसा नेचुरल सिस्टम बना चुके थे जो डेजर्टिफिकेशन को रोक रहा था। उनके भारी कदम सूखी मिट्टी को तोड़ देते थे जिससे बारिश का पानी जमीन के अंदर एब्जॉर्ब हो पाता था। उनकी मूवमेंट सीड्स को दूर दूर तक फैला देती थी और उनका वेस्ट डेड सॉइल को दोबारा से फर्टाइल बना देता था। बाइसन एक और चीज करते हैं जो दिखने में बिल्कुल स्टूपिड लगती है। वो धूल में घुटने टेक कर लोटपोट होते हैं अपनी फर साफ करने और कीड़े मकोड़ों से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन इस सिंपल बिहेवियर का एक अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट होता है। ऐसे करते करते वो जमीन में 2 से
3 मीटर चौड़े गड्ढे बना देते हैं। सूखे मौसम में ये सिर्फ धूल से बने हुए गड्ढे दिखते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश आती है यही गड्ढे मिनी वाटर रिजर्वॉयर्स में बदल जाते हैं। पानी इनमें कई दिनों तक, कभी कभी 2 हफ्तों तक भी जमा रहता है और 2 हफ्ते डेजर्ट में लाइफ और डेथ का फर्क डिसाइड करता है। बारिश का पानी जब उन गड्ढों में टिकने लगा तो सालों से सोए हुए बीजों को एक सिग्नल मिला और फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। दशकों से रेत के नीचे मौजूद ग्रासेस और नेटिव प्लांट्स दोबारा से उगने लगे। फिर शुरू हुआ असली मिरेकल। बाइसन सिर्फ जमीन को बदल नहीं रहे थे। हर अडल्ट बाइसन हर साल लगभग 10 से 12 टन गोबर वेस्ट प्रोड्यूस करता है और उस गोबर के साथ आते हैं 3 बहुत ही कीमती चीजें, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सीड्स। ऐसे सीड्स जो बाइसन के डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरने के बाद भी डिस्ट्रॉय नहीं होते। मतलब जहाँ भी बाइसन चलता वो अनजाने में जमीन को फर्टिलाइज करता और नए पौधों के बीज भी बोता चला जाता, ऑटोमेटिकली, कंटिन्यूअसली। सिर्फ 3 सालों के अंदर जिन इलाकों में बाइसन रेगुलरली घूमे वहाँ सॉइल की माइक्रोबायल एक्टिविटी 3 गुना तक बढ़ गई। मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं रही, वो दोबारा से लाइफ को सपोर्ट कर रही थी। एक ग्रीन पैच और पूरा इकोसिस्टम यहाँ वापस लौटने लगा। जब पहला ग्रीन पैच उभर कर आया उसके साथ हजारों कीड़े आए, फिर उनके पीछे बर्ड्स और छोटे मैमल्स आए और धीरे धीरे एक पूरा इकोसिस्टम वापस लौटने लगा। सबसे पहले आए इंसेक्ट्स, बीज, बटरफ्लाइज, डंग बीटल्स मिलियंस की तादाद में, और उनमें सबसे ज्यादा मेहनत डंग बीटल्स ने की। वो बाइसन के गोबर को उठाकर जमीन के अंदर दबा देते थे, न्यूट्रिएंट्स को सीधा रूट्स तक पहुंचाते थे। एक नेचुरल रिसाइकलिंग सिस्टम जो बिना किसी मशीन के काम कर रहा था। फिर लौटने लगे बर्ड्स, वो स्पीशीज जो दशकों से नजर नहीं आई थी, अचानक फिर से दिखने लगी। बाइसन के बनाए हुए वो पडल्स माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए टेम्पररी रेस्ट स्टॉप्स बन गए। इसी के साथ उन परिंदों के लिए जो हर साल पूरे नॉर्थ अमेरिका को क्रॉस करते हैं। जैसे जैसे वेजिटेशन घनी हुई, लैंडस्केप भी बदलने लगा। नए प्लांट्स ने जमीन को शेड दी, शेड ने मिट्टी को ठंडा रखा और कुछ जगह पर जमीन का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री तक कम हो गया। कम टेम्परेचर का मतलब था कम इवेपोरेशन, और कम इवेपोरेशन का मतलब था ज्यादा पानी जमीन में टिकना। फिर रोडेंट्स, रैबिट्स और नेटिव डॉग्स भी लौटने लगे। हर नया स्पीशी इकोसिस्टम को थोड़ा और मजबूत बना रहा था, और जब प्रे एनिमल्स की पॉपुलेशन बढ़ी तो प्रेडिटर्स भी वापस आ गए। गोल्डन ईगल्स, फैल्कन्स, धीरे धीरे एक पूरा फूड वेब दोबारा खड़ा हो गया, बैक्टीरिया से लेकर टॉप के प्रेडेटर्स तक। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी $1 बिलियन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ने नहीं किया। इसकी शुरुआत सिर्फ 23 बाइसन से हुई थी।